इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अगर किसी देश में सत्ता परिवर्तन होती है, अगर किसी देश में सक्सेशन से सत्ता बदलती है, आंदोलन से सत्ता बदलती है, आंदोलन से सरकार बनती है, वहाँ का कब्जा हटकर नया राष्ट्र बनता है और वो पुरानी डीडे, पुराने सारे कानून शून्य हो जाते हैं। नई सरकार जब बनती है तो सब कुछ नया होता है। वहाँ का कानून, वहाँ का रीति रिवाज, वो सब नया बना सकते हैं क्योंकि वो सोवरियन है, वो संप्रभु है। वो देश अपने हिसाब से कानून बनाने के लिए संप्रभु है, वो स्वतंत्र है। ये ऐसा इंटरनेशनल लॉ। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे जो चर्च बनाए थे, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो रोड बनाए, अंग्रेजों ने यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन बनाए, यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टियां बनाई, अपना देश स्वतंत्र होने के बाद क्या अंग्रेज यहाँ पे कह सकती है कि ये रोड हमने बनाया है, ये प्रॉपर्टी हमने बनाया है इसलिए हमारे बाप का है? नहीं, स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं होता। गजब की बात है कि वो जो उनके बाद आया वो क्लेम नहीं कर सकता और ये लोग क्लेम करने चले, लेकिन इनका फरमान आज से 400-500 साल पुराना है, वो अभी भी जिंदा। इसके आधार पर तो पूरा का पूरा भारत वक्फ है। तो फिर इसका फाइनल क्लेम क्या होगा? तो फाइनल क्लेम ये होगा कि औरंगजेब के समय पे पूरा उत्तर भारत हमारे कब्जे में था। थोड़ी बहुत नमाजें तो साउथ में भी पढ़ी गई थी, तो साउथ भी हमारे कब्जे में आ जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ी है तो अब पढ़ना शुरू कर देते तो अब आ जाएगा। ऐसा करके पूरा भारत ही वक्फ हो जाएगा। और फिर साउथ में कहेंगे कि वहाँ तो निजाम शाह था, वहाँ पे आदिल शाह था, वहाँ पे कुतुब शाही थी, इसलिए वो सारा का सारा साउथ हमारे कब्जे। तो भाई ऐसा करोगे तो भारत में बचेगा क्या? सारा का सारा भारत वक्फ हो जाएगा क्या? इसको दूसरी तरह समझना चाहिए। दूसरी मुस्लिम कंट्रियों में वक्फ बोर्ड क्यों नहीं है भाई? सिर्फ भारत में ही क्यों है? मुस्लिम कंट्रियों में, मुस्लिम देशों में वक्फ बोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे इस्लामिक राज्य बनाने का जो मकसद था, जो इरादा था, वो पूरा हो गया, इसलिए नहीं। और यहाँ पर अभी इस्लामिक राज्य पूरा करने का ऑब्जेक्ट पूरा नहीं हुआ, इसलिए वक्फ बोर्ड पहले संपत्ति लेगा, फिर आबादी बढ़ाएगा और आबादी बढ़ा के शासन में आएगा, सत्ता के साथ मिलेगा। सत्ता के साथ मिलने के बाद ठीक ठाक जब मैच्योर हो जाए तब भारत को इस्लामिक शासक शासन में लेके आएगा और फिर कहेगा तुम कौन? ये जमीन तो हमें अल्लाह ने दी है, ये कायनात हमें अल्लाह ने दे दी है, हमको शासक अल्लाह ने नियोग किया है। और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन ये आत्महत्या कर रहे हैं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ये जो जमीनें है ये हिंदुओं को क्यों दे रहे हो, ये मुसलमानों को दे दो। पाकिस्तान दे दिया, भारत के अंदर पाकिस्तान दे दीजिए। वो जो लोग यहाँ से छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी संपत्तियां भारत सरकार की कैसे हो सकती है? ऐसे अपने पॉलिटिशियन ये बात लेके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब पहले जो संपत्तियां भारत की थी वो तो पाकिस्तान को दे ही दी, लेकिन जो संपत्तियां बची थी वो भी वक्फ बोर्ड को दे दी। और ऊपर से वक्फ बोर्ड को इतना ताकतवर बना दिया कि पुरानी बातें खोज खोज कर उस पे क्लेम करने लगे और बोलने लगे कि ये जमीन हमारी है। फिर उसको इतनी पावर दे दी कि पहले तो क्लेम करना पड़ता था, अब तो क्लेम करने की भी जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड ने खाली डिक्लेयर कर दिया कि ये जमीन हमारी है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको जाके नोटिफाई कर देगा कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की है। तो वक्फ बोर्ड ने क्या किया? उनके पास 4 लाख एकड़ जमीन थी 2014 से लेके, जब उनको 2013 पावर मिली, 2014 से लेके 2024 तक वो जमीन 4 लाख एकड़ से 9 लाख एकड़ हो गई 10 ही साल में। आप सोचो कितनी तेजी से संपत्तियां बढ़ रही है। वो मंदिरों पे क्लेम कर रहे हैं, वो गुरुद्वारों पे क्लेम कर रहे हैं, वो गाँव पे क्लेम कर रहे हैं, वो बाकी बिहारी मंदिर पे क्लेम कर रहे हैं। और भाई जब औरंगजेब का यहाँ पे शासन था तब उन्होंने वक्फ किया है, इसलिए ये जमीन अब हमारी है, यानी वक्फ की है। और अभी ये लोग जो सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं, जिस तरह की डांट इन लोगों को फटकार पड़ रही, हमारे सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार के साथ ये केस लड़ रहे हैं, जिस तरह की डांट अपोजिशन पार्टी को पड़ रही है, ऐसा नहीं लगता इनकी सारी पोल पट्टियां खुलने वाली है? खुलनी चाहिए, बिल्कुल खुलनी चाहिए। और ये सारी चीजें है ये बाहर निकल कर आनी चाहिए। आखिर ये प्रॉपर्टियां बनी कैसे? आखिर ये प्रॉपर्टियां आई कैसे? जो कह रहे हैं वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर मतलब सोवर्निटी के ऊपर है क्या? भारत की संप्रभुता के ऊपर है? सोचिए, तमाम ऐसे जजमेंट है जिन जजमेंटों में गोवा की ट्रीटियां थी, कुछ जूनागढ़ की ट्रीटियां थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज भारत की सरकार बैठी है, पुराने नवाबों का किसी भी प्रकार का डिक्लेरेशन अब बाध्य नहीं है, अब भारत कानून से चलेगा। ऐसा बहुत सारे जजमेंटों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिन राजाओं की ये लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा कोई भी प्रिविलेजेस भारत सरकार ने मानने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। 1919 में डिक्लेयर किया। एक बड़ी केस पे, मैसूर का केस था, जिसमें 9 जजों की बेंच थी। देखिए 9 जजों की बेंच मतलब बहुत बड़ी बेंच होती है, संविधान की बेंच होती है, जिनमें उन जज ने कहा था कि भारत अब संविधान से चलेगा, भारत में कोई राजा प्रजा नहीं, भारत में सब बराबर। इसलिए जो ख्वाब सजाए बैठे हो कि हम पहले राजा थे, हमारे पहले राजे रजवाड़े थे, वो सब खत्म हो चुके, अब तुम्हें कोई प्रिवी पर्स नहीं दिया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और ये कहते
कहते हैं कि हम मुगल बादशाह के वंशज थे, हमारा मुगल बादशाह ने ये फरमान दे दिया था। कोई मतलब नहीं कि यहाँ की सरकार आ गई, कोई मतलब नहीं अंग्रेजों की सरकार चली गई, कोई मतलब नहीं कि भारत की सरकार बन गई, इन्हें कोई मतलब नहीं। हमारा तो फरमान था जो बादशाह ने हमें दिया था, इसलिए ये वक्त हो गई। और ये अपोजिशन वाले उनको भर भर के सपोर्ट दे रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये अपने लिए ही खड्डा खोद रहे और ये कह रहे हैं कि नहीं भाई वो बात तो सब ठीक है, अल्पसंख्यक को सारी जमीनें दे दी जाए। और वैसे भी अपने मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तो कहा ही था कि सारी संपत्तियों पे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आप सोचिए कि फिर हम आप रहेंगे कहाँ पे अगर ये कह दो कि भाई उनके आने से पहले ये था, मुगल आने से पहले यहाँ क्या था, वो स्टेटस कौन मेंटेन करेगा। तब कहेंगे कि नहीं भाई तब तो संविधान से चलेंगे। और जब बात करेंगे संविधान की और हम संविधान से चलेंगे ऐसे कहेंगे तो ये कहेंगे कि ये पक्का हमारा कानून है, हम इस वफ के हिसाब से चलेंगे, हम इस कानून के हिसाब से चलेंगे। और जब आप कहोगे संविधान प्रेवेल करेगा तो कहेंगे नहीं शरिया प्रेवेल करेगा। और जब आप कहोगे शरिया का शासन चलेगा, जब आप शरिया से चलोगे तो क्रिमिनल लॉ भी वैसे ही चलेगा। मतलब कोई अगर चोर चोरी करे तो उसके दोनों हाथ काट दिए जाए, ऐसा शरिया लॉ में चलेगा। तो वहाँ कहेंगे नहीं ये तो संविधान से चलेगा, मतलब इनके दोनों हाथ में लड्डू। आप सोच लीजिए कि ये किससे ये कहानियां निकल आनी ही चाहिए, ये कानून निकल कर आना ही चाहिए, ये समझौते निकल कर आने ही चाहिए। तब तो बात है ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं ये सारी बातें निकल कर आनी चाहिए। अगर वाकई भारत का भला होना है तो ये सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें आनी चाहिए। दोस्तों अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है तो कमेंट में हमको जरूर बताएं। अगर किसी चीज का आपको समझ में नहीं आया है तो भी कमेंट में बताएं। दोस्तों जब इतिहास पढ़ने जाते हैं तो आंखें फटी की फटी रह जाती है कि किस तरह मोहम्मद जिन्ना ने भारत के दो हिस्से किए थे। जब मोहम्मद जिन्ना माउंटबेटन के पास चला गया तब उसने माउंटबेटन को बोला था कि भारत जो है, हिंदुस्तान जो है वो मुगलों के कब्जे में था, इसलिए ये सारा भारत मुसलमानों को देना चाहिए। तब माउंटबेटन ने उसे मना कर दिया कि ऐसा नहीं कर सकते। माउंटबेटन ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है। तो जिन्ना माउंटबेटन को कहता है हमें एक टुकड़ा अलग दे दीजिए, हम भारत को ऐसे ही फतेह कर लेंगे। और जो अभी होता हुआ दिख रहा है जिस तरह से वफ के केस में हमें कोर्ट में बातें पता चल रही है। दोस्तों हमारे यहाँ एक कहावत है, मूर्ख दोस्त से अच्छा कट्टर दुश्मन होता है। क्योंकि आप कट्टर दुश्मन को समझ सकते हैं, वो क्या सोच सकता है ये समझ सकते हैं, लेकिन आपका मूर्ख दोस्त अगर हो तो वो क्या सोचेगा क्या करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कौन सा करवट कब बदलेगा और उससे कितना नुकसान हो जाएगा। भारत का ये जो नुकसान हुआ है, एक तरफ पाकिस्तान तो चला ही गया, ऊपर से 10 लाख एकड़ जमीन वो भी चली गई। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मूर्खता भारत में इससे पहले कभी किसी ने की होगी। और ये मूर्खता जानबूझकर की गई है या मूर्खता पूर्वक ये मूर्खता हो गई है, खैर ये तो लोग निकाल ही लेंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि हम तो ठग लिए ना, कि हमारे पूर्वज तो ठगे गए ना, उनके साथ तो धोखा किया गया कि पाकिस्तान भी चला गया और यहाँ की जमीन भी हम बचा नहीं पाए। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे ही इतिहास से जुड़े हुए कंटेंट को आपके सामने लेके आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।